तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रामपाल राजवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल जीएस वाला पे। और बताइए मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई किस तरीके की चल रही है? धुआंधार तरीका से चल रही है या फिर आप लोग भी थोड़ा रेस्ट मार रहे हैं? तो रेस्ट नहीं मारना है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो थोड़ा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बीच बीच में ये कुछ मैं नहीं बोलूँगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर का, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज कैप लगाना मैं भाई भूल गया हूँ, और ऐसे स्टार्ट किए दे रहा हूँ अपनी क्लास। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ पे ध्यान नहीं, यहाँ पे मतलब जो है ज़्यादा ध्यान देना, इस बोर्ड पे नहीं, पीछे वाले बोर्ड पे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, बहुत ही आराम से कहानियों का मतलब समागम के साथ कहानियों से रिलेट करके मतलब जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और जो यूपी ट्रिपल सी पैट का जो भाई सिलेबस है, मैं बताता चलूँ कि ये उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है। और भाई आप समझ रहे होंगे कि वाइट बोर्ड पे मतलब जो है थोड़ा मेहनत लग रहा है मुझसे ज़्यादा। अगर बढ़िया व्यवस्था होती तो इतना मुझे मेहनत ना करनी पड़ती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ मेरी फीलिंग, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। तो मैं बताता चलूँ भाई कि जो दिल्ली था उस पर जो लगभग 5 वंशों ने जो है राज किया था, ठीक है, शासन किया था। क्वेश्चन बनता है कितने वंशों ने शासन किया, तो 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। अगर शासन काल की अगर बात करेंगे तो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक मतलब जो है एडी तक यह मतलब जो है प्रक्रिया चलती है शासन की, ठीक है। तो कितने वंशों ने शासन किया, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 वंशों ने मतलब जो है शासन किया। सिंपल सी भाषा में 1206 से लेके 1526 तक। चलिए, अब वो जो 5 वंश हैं वो मैंने पहले से लिख के रखा है भाई, समय ज़्यादा ना खराब हो इसलिए, ठीक है। अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप साथ में मतलब जो है साथ ही साथ वीडियो के नोट्स तैयार करते चलिए। अगर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अगर करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने हाथों से नोट्स तैयार करें, ठीक है। जो अपने हाथों से लिखा हुआ होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो मैं ये बता रहा हूँ कि आप लिख लें तो आपका बेकार जाएगा यूपी ट्रिपल पे। नहीं भाई, इतना आप अगर लिख लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं तो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं उसी के सिलेबस के ही हिसाब से चल रहा हूँ, पेट के सिलेबस के हिसाब से। तो बात करते हैं, मैंने भाई ट्रिक बनाई है एक। इससे पहले भी आपने ये ट्रिक सुनी होगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें, ठीक है, सिर्फ अपना क्लास तैयार करना है। उसके माध्यम से जो भी इस पर ट्रिक और मतलब जो वो लगेगी, आप मतलब जो है मैं और आप लगाते चलेंगे। ये नहीं कि ये वो सर ट्रिक बोले थे आप भैया पढ़ा रहे हैं साथ में, अरे उससे क्या है यार। हमें और आपको करना क्या है, बस टॉपिक क्लियर करनी है और उसको याद करना है, और उसके क्वेश्चन जो है हमसे बन पाए वही करना है। तो चलिए, ट्रिक है भाई, गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी है और आप आराम से मतलब जो है इसको याद कर पाएंगे कि गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए। और गुलाब खिलेगा नहीं तो कहाँ से सुगंध ले पाएंगे आप, ठीक है। तो गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, यह एक ट्रिक है। तो गुलाब से मतलब है गुलाम वंश, पहला नंबर, ठीक है। खिले से मतलब है खिलजी वंश, तो से मतलब है तुगलक वंश, और सू से मतलब है सैयद वंश, ठीक है। और ली से मतलब है लोधी वंश। चलिए, नीचे मैंने और भी लिख के रखा है कि ऐबक जल गया खीबों से। अब ये जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश जो है मेरे भाई, ठीक है। गुलाब से मतलब गुलाम वंश हो गया, खिले से मतलब खिलजी वंश, तो से मतलब तुगलक वंश, सू से मतलब सैयद वंश और ली से मतलब लोधी वंश। बाकी ये जो है साइलेंट है मेरे भाई, ये जो है साइलेंट है। उसके नीचे लिखा है मैंने ऐबक जल गया खीबों से। तो ये जो है ये है इनके संस्थापक है, नीचे जो है ये संस्थापक है मेरे भाई, इसको साइड करना है। ये जो है मेरे भाई ये संस्थापक है नीचे, ठीक है। तो गुलाम वंश का ऐबक हो गया, ठीक है। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी हो गया, जलालुद्दीन, जल से मतलब जलालुद्दीन, ठीक है। तुगलक वंश का जो है गयासुद्दीन तुगलक हो गया। सैयद वंश का खिजर खां होगा, खिजर खां, ठीक है। ये बात साइलेंट है मेरे भाई। और लोधी वंश का
लोधी वंश का आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, बहलोल लोधी है, ठीक है मेरे भाई। क्या है? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि घोष पोछ हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक जो है समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसका शासन काल कितना रहा? तो 1206 से लेके 1290, 1206 से लेके 1290, ठीक है मेरे भाई। और पूरा अगर पूछेगा पूरा दिल्ली सल्तनत का जो है कितना समय पीरियड रहा, तो आप बताएंगे 1206 से लेके 1526, ठीक है। अभी हम 1206 से लेके 1526 का ही 2 पार्टों में पढ़ पाएंगे, ठीक मेरे भाई। चलिए, तो गुलाम वंश जो है उसको ममलूक वंश भी कहते हैं। इसका शासन पीरियड की अगर बात करेंगे तो वह 1206 से लेके 1290। दूसरा जो है खिलजी वंश, यह 1290 से अब स्टार्ट होगा 1320 तक, ठीक है, 1320 तक। अब तुगलक वंश की अगर बात करते हैं तो वह 1320 से फिर 1414, ठीक है। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 एडी। और फिर जो है सैयद वंश 1414 से लेके 1451, ठीक है मेरे भैया। लोधी वंश जो है लास्ट वाला लोधी वंश, वह 1451 से लेके 1526। तो यहाँ पे हमने बात की 1206 से लेके 1526, तो यहाँ पे निपटारा इसका हो चुका कि 1526। लोधी वंश सबसे लास्ट में था। तो 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। गुलाम वंश, ठीक है, और खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश जो पहला वंश हमने पढ़ा, अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो गुलाम वंश है मेरे भैया, वो 1206 से लेके 1290, ठीक है, 1206 से लेके 1290, ठीक है। इसका मतलब शासन काल रहा एडी, ठीक, एडी लिख लीजिए आप, थोड़ा समझने के लिए मेरे पास थोड़ा बोर्ड कम है तो उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। अगर संस्थापक की बात करेंगे मेरे भाई कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। अब बात की जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह कितने साल मतलब शासन किया, तो वह 1206 से लेके 1210 तक, मतलब 4 साल इसने शासन किया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं कि गुलाम, यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह किसका गुलाम था और किसका दामाद था, ठीक है। जिस व्यक्ति का यह गुलाम था उसी व्यक्ति का यह दामाद भी था, क्योंकि यह एक बहुत बढ़िया मतलब जो है युद्ध में मतलब पराक्रम दिखाता था और युद्ध कला इसको बहुत अच्छी तरीके से आती थी, इसीलिए मतलब जो है यह गुलाम था। लेकिन इसकी युद्ध कला वगैरह देख के इसको मतलब जो है एक व्यक्ति अपनी बेटी सौंप देता है, तो वह उसका पहले गुलाम होता है, फिर वह उसका दामाद बन जाता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति था मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मेरे भाई, यह गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और यह जो है किसका गुलाम, अगर क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो आप बताएंगे मोहम्मद गौरी, ठीक है। गौरी का गुलाम था और दामाद भी था, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि इसने मतलब जो है कला, मतलब जो है इसकी जो युद्ध करने की कला थी वह बहुत ही अच्छी थी। इस यही देखकर मतलब जो है मोहम्मद गौरी इसको अपनी पुत्री सौंप देता है, या मतलब जो है विवाह कर देता है, निकाह कर देता है, शादी कर देता है, मैरिज कर देता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि ऐबक को गौरी ने मतलब जो है, जो ऐबक था जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, शॉर्टकट में इसको ऐबक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐबक को जो है यह जो मोहम्मद गौरी था इसने खरीदा था, किसी से मतलब दूसरे से खरीदा था। पहले के ज़माने में मतलब जो है दास हुआ करते थे, दास, तो जिनका मतलब जैसे कि अनाथ इस होते थे या जो कुछ जिस तरीके से वहाँ पे मतलब जो व्यक्ति बिकाऊ होते थे। अब तो व्यक्ति का मतलब जो है खरीद बिक्री बंद है फिलहाल के लिए, और संविधान में भी मतलब जो है इसका व्यापार करने के लिए बिल्कुल मनाही है मानव की, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, मतलब जो है जो दास हुआ करते थे मेरे भैया, वो दास जो है जैसे कि हम सब्जी बाज़ार में बेचने जाते हैं, आलू प्याज मूली गाजर जो कुछ है,
उस तरीके से वो लोग दासों को लेके जाते थे और उचित दाम मिलता था। अगर कोई जैसे कि खरीदार आ गया, उचित दाम उनको मिल गया तो वह उनको सौंप देते थे। ठीक है कि भाई आप अब इनके मतलब जो आप इनके नौकर हैं या आपके ये मालिक हैं, आप जैसा ये कहेंगे वैसा आप करिए, मुझे मेरा दाम मिल गया। ठीक है, उसी वही मतलब प्रक्रिया थी। तो जो मोहम्मद गौरी था वह इनको खरीद के लाया था ऐबक को। ठीक है, जो गौरी का दामाद बना, ठीक है, उसको पहले उसने खरीदा था। अब किससे खरीदा था क्वेश्चन बनता है, तो मिर्जा अजीज कूका। ठीक है, मिर्जा अजीज कूका नाम का एक व्यापारी था। ठीक है, मिर्जा अजीज कूका, यह मैं जोर देके इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गौरी ने ऐबक को किसके हाथों से खरीदा था, तो मिर्जा अजीज कूका। ठीक है, कूका, मिर्जा अजीज कूका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह आराम से समझ में आया होगा। अब बात की जाए कि जो गौरी था, ठीक है, गौरी ऐबक को मतलब जो है पद देता है एक अमीर ए आखुर का नाम। अमीर ए आखुर के नाम से एक पद था, अमीर ए आखुर के नाम से एक पद था। वह गौरी जो है लाता है और इसकी कला वला देख के वह इसको पद दे देता है। मतलब जो है पोस्ट, जो इसमें जो पोस्ट बोलते हैं उस समय ये लोग पद जो कुछ था इनका, ठीक है, अमीर ए आखुर नाम का पद था, वह इसको मिल जाता है और बढ़िया से यह मतलब जो है उस पर काम करता है। ठीक है, ऐबक द्वारा अगर बात की जाए कि ऐबक ने मतलब जो है अपनी राजधानी कहाँ किसको बनाया और कैपिटल किसको बनाया ऐबक ने, तो लाहौर को मतलब जो है इसने बनाया। दिल्ली को मतलब नहीं इसने बनाया अपनी राजधानी, लाहौर से मतलब जो है यह शासन करता था, लाहौर पाकिस्तान, वहाँ से मतलब जो है यहाँ पे दिल्ली तक मतलब जो इसका कवर था और यह शासन करता था। अगर बात की जाए कि मतलब जो है सैन्य कैपिटल या सैन्य राजधानी जहाँ पे उनके सैनिक रहते थे ऐबक के, वह कहाँ थी, लाहौर थी या दिल्ली थी, तो वह इंद्रप्रस्थ थी मेरे भाई, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, सैन्य कैपिटल की अगर बात करें तो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि ऐबक की सैन्य राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और अगर सिंपल से पूछता है कि ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो आप बताएंगे लाहौर को बनाया। अगर सिंपल में पूछेगा तो लाहौर, और सैन्य अगर लगा देगा तो इंद्रप्रस्थ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि महाभारत में इंद्रप्रस्थ का मतलब जो है नाम होता है, वह जो इंद्रप्रस्थ एरिया होता है वह किनके पक्ष में पहले होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको देता हूँ, इंद्र देवता, ठीक है, और श्री कृष्ण और पांडव, ठीक है, और दुशासन। ठीक है, आपको ये बताना कि इंद्रप्रस्थ नाम का जो एरिया था वह किनके पास था। ठीक है, चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस एरिया का जो था मेरे भाई, यह मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस एरिया की। तो यहाँ पे ऐबक ही चल रहा है। अब बात की जाए कि जो ऐबक था, हमने इससे पहले पढ़ा कि इतना जो है आराम से हमने समझा। ठीक है, अब जो है ऐबक जो है दिल्ली का जो है संस्थापक माना गया, दिल्ली का संस्थापक माना गया। दिल्ली सल्तनत का जो है, सॉरी भाई, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा गया या माना गया। कौन? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, लेकिन यह वास्तविक संस्थापक नहीं था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक नहीं था। अगर बात की जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। क्या बताएंगे? इल्तुतमिश। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात की जाए कि दरबारी कवि, ऐबक के दरबार में मतलब जो है दरबारी कवि हुआ करते थे, तो वही बता रहा है भाई कि दरबारी कवि जो था हसन निजामी के नाम से था इनका, हसन निजामी। और हसन निजामी जो थे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ताजुल मासिर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वही मैं टॉपिक उठा लिया हूँ भाई। ठीक है, अगर दरबारी कवि पूछेगा तो दरबारी कवि हसन निजामी, बुक पूछेगा इनकी तो आप बताएंगे ताजुल मासिर। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप बात की जाए कि भाई ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईडी में, ठीक है, ईस्वी में चौहान या पोलो, ठीक है, इंग्लिश में पोलो हम बोल देंगे। मृत्यु अगर पूछेगा तो 1210
चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े के ऊपर मतलब जो है सवार होकर हाथ में एक हॉकी के नुमा मतलब होता है, उससे खेलते समय जो है इनकी मतलब गिरने से मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा चौगान पोलो, ठीक है, इतना तो आपको आराम से आ रहा होगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए कि भाई अब ये निपट चुके हैं, मर चुके हैं, मृत्यु हो गई भाई, खेल खेल में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके लिए जो है मकबरा बनवाया जाता है, मकबरा, ठीक है, इनकी याद में या इनकी कब्र पर, ठीक है। तो मकबरा कहाँ बनाया जाता है? लाहौर में ही बनाया जाता है, क्योंकि लाहौर जो है इसकी कैपिटल थी, लाहौर में बनाया जाता है। अब बात की जाए कि लाहौर में बनाया तो जाता है, अब तो ये तो निपट चुके हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो बनवाएगा कौन? तो इन्हीं के चहेते थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। मकबरा जो था लाहौर में बनवाया गया, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वह कहाँ बनवाया गया और किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वह लाहौर में बनवाया गया और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बात की जाए जो ऐबक था, इनके अन्य नाम क्या क्या थे? ऐबक का जो है ढेर सारा मतलब जो है नाम था, तो एक उपाधि समझ लीजिए आप या अन्य नाम समझ लीजिए। पील बख्श भी इनको कहते थे, लाख बख्श भी कहते थे, कुरान खां कहते थे, चौथे नंबर पे है हातिम सेकंड भी कहते थे। तो पील बख्श का मतलब होता है मेरे भाई, पील बख्श का मतलब होता है कि हाथियों का दान करने वाला, मतलब हाथियों का दान करने वाला, तो पील बख्श कहे जाने लगे ये पील बख्श। लाख बख्श का मतलब है मेरे भाई कि लाखों का यह दान करता था, मतलब लाखों का यह दान करता था, लाखों रुपयों का या लाखों हीरे जवाहरातों का मतलब जो है यह दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा गया। चलिए कुरान खां, कुरान खां इनको क्यों कहते थे? कुरान खां इसलिए कहते थे कि भाई यह जो है बहुत ही सुरीली आवाज़ में, बहुत ही मधुर आवाज़ में कुरान को पढ़ता था, ठीक है, इसीलिए इसे कुरान खां की उपाधि या कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अब बात कीजिए हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। तो हातिम द्वितीय किसके लिए मतलब जो था? तो यह जो था यह उदारता एवं दानशीलता के कारण, यह बहुत ही उदार था और दान, इससे पहले आपने पढ़ा कि लाखों का दान करता था, और दानशीलता के कारण इसे हातिम सेकंड भी कहा गया। तो पील बख्श, लाख बख्श, हातिम सेकंड, ठीक है, और कुरान खां। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखते हैं कि किस किस चीज़ का इसने निर्माण करवाया। किसने? ऐबक ने। निर्माण कुव्वत उल इस्लाम का इसने मतलब जो है मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम के नाम से मस्जिद थी, उसका निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? महरौली, दिल्ली में, ठीक है। और ये जो कुव्वत उल इस्लाम महरौली दिल्ली में मस्जिद है मेरे भाई, यह नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट मस्जिद कही जाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो महरौली में दिल्ली मतलब जो ये मस्जिद थी भाई, यह नॉर्थ इंडिया की मतलब जो है उत्तर भारत की मतलब जो है पहली मस्जिद मानी गई, ठीक है, पहली मस्जिद मानी गई। चलिए थोड़ा प्याज के चक्कर में भाई जुआ इधर उधर हो रही है, यहाँ पर एडजस्ट करना। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा अगर नोट्स तैयार करें तो बना लीजिए। चलिए तो हमने कहा कि जो उत्तर भारत की पहली मस्जिद मानी गई वह यही मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम, जो महरौली दिल्ली में स्थित है, ठीक है। थोड़ा एनर्जी मिली मेरे भाई, सुबह ज़्यादा हो चुका है ना, लगभग रात के 12 बज चुके हैं, तो मैं आपके साथ क्लास कर रहा हूँ। अब बात की जाए जो चेरा मम जुमा मस्जिद, इसके बाद इसने एक और मस्जिद बनवाई, चेरा मम जुमा मस्जिद, चेरा मम जुमा मस्जिद, ठीक मेरे भाई। यह कहाँ बनवाई? यह केरल में बनवाई, ठीक है, केरल में त्रिशूल नाम की जगह है मेरे भाई,
त्रिशूल नाम की जगह है। ठीक, कब बनवाई? 629 AD में बनवाई, और केरल में त्रिशूल नाम की जगह पर बनवाई। और यह जो थी, यह भारत में फर्स्ट थी, भारत में पहली मस्जिद मानी गई। वह जो थी कुव्वतुल इस्लाम, वह उत्तर भारत की पहली मानी गई। और ये जो थी चेरामम जुमा मस्जिद केरल त्रिशूल जगह पर 629 AD में, यह भारत की पहली मस्जिद मानी गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, और क्या क्या करवाया इन्होंने? 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार करवाया भाई। ठीक है, मैं ज़्यादा स्पीड में इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि भाई जो थ्योरी है अगर वो एक बार समझ में आ गई तो आप फिर क्वेश्चन आराम से कहीं से भी मतलब जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ मैं पहले भी क्लासों में आपसे बताया हूँ कि आप जो है प्रैक्टिस सेट जो है अगर चैप्टर वाइज मार लगा पा रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज लगा लीजिए, और वो नहीं हो पा रहा है तो आप फुल जो है फुल लेंथ का मॉक जो है किसी भी मतलब जो प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बहुत ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कहीं से भी मतलब लगा सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो आप एक प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए, उससे आप मतलब जो है हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जो अभी से लगाना शुरू कर दें। अभी से जो है प्रैक्टिस आपकी बनेगी गोला भरने में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, कुव्वतुल इस्लाम चेरामम जुमा मस्जिद, और तीसरी 2.5 दिन का झोपड़ा। अब बात की जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह कहाँ बनवाया गया, तो अजमेर में बनवाया गया मेरे भैया। और यही जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, ठीक है, लगभग 2.5 दिन के अंदर ही इसने पूरा लेबर वेबर लगा के मजदूर लगवा के एकदम से बनवा दिया। ठीक है, लेकिन बात की जाए यह बिल्कुल न्यू रख के आराम से मतलब जो है ऊपर नहीं बनवाया गया था। यह संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर जो है उसी के ऊपर कुछ गुम्बद नुमा मतलब जो है ऊपर जो है कार्य करवा के उसको झोपड़े में तब्दील कर दिया, मतलब उसका नाम दे दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो बात की जाए जो संस्कृत विद्यालय था भाई जिसको तोड़ा गया, वह जो संस्कृत विद्यालय था वह किसने बनवाया था? तो संस्कृत विद्यालय की बात की जाए तो वह विग्रहराज सेकेंड के द्वारा बनवाया गया था। जिस पर यह 2.5 दिन का झोपड़ा बना ना, उसी की बात हो रही है। तो जो वह विद्यालय था संस्कृत विद्यालय, वह विग्रहराज द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए कि बहुत ही फेमस कुतुब मीनार की। ठीक है, कुतुब मीनार मेरे भाई, कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार की अगर नींव की अगर बात की जाए तो इसने पूरा बनवाया नहीं था। ठीक है, ऐबक ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया नहीं था, लेकिन नींव इसी ने डाली थी। और नींव किसकी याद में डाली थी? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम। ठीक है, इनके याद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में मतलब जो है कुतुब मीनार की नींव इसने डाली थी। किसने? ऐबक ने। अब बात की जाए जो कुतुब मीनार है मेरे भाई, इसको 1993 में यूनेस्को की मतलब जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब जो है शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। किसको? कुतुब मीनार को। तो क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार को किस वर्ष मतलब जो है शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया? तो आप बताएंगे कि 1993 में। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये मतलब यूनेस्को में क्यों शामिल किया जाता है? यूनेस्को मतलब जो है उन चीज़ों को मतलब भैया शामिल करता है मेरे भाई बहन, जो मतलब जो है एक अजूबा के टाइप होती हैं। ठीक है, जैसे कि यह मीनार है, प्राचीन काल से मतलब जो है काफ़ी समय से यह बनी है। ठीक है, तो और कुछ यादें जुड़ी हैं, तो उसके मतलब जो है उसी के लिए मतलब जो इसको जैसे कि जीआई टैग दिया जाता है, उसी प्रकार से ये लोग टैग देते हैं और उसको अपने सूची में शामिल करते हैं। तो 1993 क्या बताना है आपको? 1993 में यूनेस्को की मतलब सूची में शामिल किया गया कुतुब मीनार। चलिए अब बात की जाए जो ऐबक है, उनको गुम्बद एवं मेहराब कला, गुम्बद कला और मेहराब कला का मतलब जो है जनक कहा जाता है। गुम्बद गोला गोला आप देखे होंगे मस्जिद वगैरह में गुम्बद नुमा ऊपर बनता है। ठीक है, तो गुम्बद एवं मेहराब कला का जो है जनक कहा गया किसको? ऐबक को। चलिए
अब बात इसके नीचे आता थोड़ा भैया बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी एक बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही पगला आदमी था यार। ठीक है हमारे गांव में पगलेट बोलते हैं पगला को। ठीक है, इसको पता नहीं क्या धुन, बढ़िया बढ़िया बताओ यार, बने थे भाई, विद्यालय बने थे, शिक्षा पढ़ाया जाता था बहुत अच्छा अच्छा। अगर वह आज की डेट में वहाँ का मतलब जो बुक और सब चीज़ मतलब जो है बरकरार होता तो पता नहीं इंडिया विश्व गुरु वास्तव में बन जाता। तो ये पगलेट बख्तियार जो खिलजी था ये पूरा पगलेट आदमी था भाई। ठीक है, और गौरी का सेनापति था। ठीक है, गौरी का सेनापति था, मतलब मोहम्मद गौरी का सेनापति या मोहम्मद गौरी का आप समझ सकते हैं गुलाम था। बाद में ऐबक का गुलाम बना। ठीक है, सेनापति बना या गुलाम बना। तो बख्तियार खिलजी ने 3 विश्वविद्यालय जलाए थे। बख्तियार खिलजी ने मेरे भाई 3 विश्वविद्यालयों को मतलब जो है आग लगाई थी। तो कौन कौन से विश्वविद्यालय थे क्वेश्चन बनता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इन तीनों में भैया इसका पता नहीं क्या धुन था, और अपनी जो संस्कृति थी और अपनी जो वैदिक शिक्षा और जो कुछ थी पुरानी शिक्षा, उसको इसने मतलब जो है नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। शायद यही इसका प्लान होगा या कुछ और रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या याद करके चलना कि जो बख्तियार खिलजी था, ठीक है, वह गौरी का मतलब जो पहले गुलाम था या गौरी का सेनापति था। उसके बाद जो है ऐबक का सेनापति है बनता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी आप ये समझ लीजिए कि बख्तियार खिलजी का जहाँ जहाँ नाम आएगा आप समझ लीजिए पगलेट, बिल्कुल पगलेट था यार। आप सोचिए कि जहाँ मतलब इतनी बढ़िया शिक्षा दी जा रही हो उसको भला कोई जलाएगा यार, है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 3 विश्वविद्यालय इसने जला दिए। ठीक है, अब इसके आगे का जो है देखते हैं। ठीक है मेरे भैया। अब आगे देखते हैं मेरे भाई, ऐबक का जो है उत्तराधिकारी कौन बना। तो ऐबक का जो है उत्तराधिकारी आराम शाह बना। ठीक है, आराम शाह कौन बना मेरे भाई, आराम शाह। ठीक है, अब बात कीजिए आराम शाह कब से कब तक रहा। तो 1210 से लेके 1211 जो है यह रहा मेरे भाई। 1210 से लेके आराम शाह 1210 से लेके 1211। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो रहा है, ये देख लेना, थोड़ा सा सही कर लेना मेरे भाई। और लगभग 8 माह जो है इसने मतलब जो शासन किया। ये थोड़ा मुझे डाउट में चल रहा है कि 10 से 11 तो 8 माह कैसे हो गया। ठीक है, थोड़ा देखना इसको। और नहीं क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये साल दिखा रहा है, इसके अंदर 8 महीने का मतलब जो है इसने शासन किया। आराम शाह जो है ये ऐबक का उत्तराधिकारी बना, मतलब ऐबक के बाद इसने गद्दी संभाली आराम शाह ने। लेकिन ये बहुत ढीला था मेरे भाई। तो यहाँ पे जो सरदार थे, ठीक है, वह मतलब जो है इसको अपना मतलब जो है राजा नहीं मानते थे। वो जो सरदारों की मतलब जो टीम थी उन्होंने मतलब जो निमंत्रण दिया इल्तुतमिश को। ठीक है, कि भाई राजा बनने के लायक तो आप हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश आता है और इल्तुतमिश और आराम शाह का युद्ध हो जाता है। तो जुड़ का युद्ध होता है, जुड़ नाम का मतलब जुड़ का युद्ध। ठीक है, किनके बीच होता है, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। आराम शाह आराम फरमा जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब इनको मतलब जो इनकी हत्या कर देता है। और कौन जीत जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है, अब बात कीजिए थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं और फिर जो है कल के दिन जो बचा वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट, उसमें निपटाएंगे इसको। तो बात की जाए मेरे भाई कि जो इल्तुतमिश था उसका शासन पीरियड की अगर बात करेंगे तो 1211 से लेके 1236 तक इसका शासन काल रहा। ठीक है, इसे इलवरी तुर्क कहा जाता था। इलवरी तुर्क था यह, इलवरी तुर्क। ठीक है, समय 1211 से लेके 1236 AD। ठीक है, चलिए अब यह जो था गुलाम व दमाद किसका था, गुलाम व दमाद किसका था। तो मैंने पहले भी बात की, यह ऐबक का था। ठीक है, जो इल्तुतमिश था गुलाम व दमाद ऐबक का था। ठीक है,
इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया, गुलामों का गुलाम। तो क्वेश्चन बनता है कि गुलामों का गुलाम कैसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं। चलिए बात की जाए ऐबक के द्वारा, मतलब जो है जो ऐबक था, ठीक है, ऐबक जो था ऐबक मेरे भाई, उसने इल्तुतमिश को जो है बदायूं का मेरे भाई जो ऐबक था वह बदायूं का मतलब जो सूबेदार बनाया। किसको? इल्तुतमिश को, कि भाई आपको मतलब जो सूबेदार बनाया जाता है बदायूं क्षेत्र का, ठीक है, बदायूं क्षेत्र का। किसने बनाया था? तो ऐबक ने बनाया था। किसको बनाया था? तो आप बताएंगे, मतलब इल्तुतमिश को मतलब इसने बनाया था। अब बात की जाए दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं। मैंने पहले ही मतलब जो है क्लियर कर दिया कि जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। सुल्तान की उपाधि मतलब जो इसने धारण की, जो इल्तुतमिश था इसने सुल्तान नाम की उपाधि धारण की 1229 में, ठीक है, 1229 में धारण की। और किसके मतलब जो किसके द्वारा धारण की? तो बगदाद के खलीफा थे, ठीक है, बगदाद के खलीफा के द्वारा 1229 में सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। और 1221 में मंगोल आक्रमण चंगेज खां के द्वारा होता है। इसी के टाइम पीरियड में मतलब जो है इल्तुतमिश के शासन काल में ही चंगेज खां के द्वारा मंगोल आक्रमण होता है, ठीक है। अब आगे का जो है मेरे भाई कल जो है नेक्स्ट डे मतलब कल जो है निपटाएंगे। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। थोड़ा प्यार दिखाना, और बन सके तो थोड़ा भाई शेयर कर देना। ज़्यादा मैं लाइक शेयर के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बाकी आपको मेहनत थोड़ी बहुत दिख रही है तो कर देना मेरे भाई। कमेंट, शेयर और लाइक कुछ ना अगर हो पाए आपसे, तो आप सिर्फ प्यारा मतलब स्वीट मीठा सा, ठीक है, मीठा वाला एक अच्छा सा मतलब जो है कमेंट कर देना, जिससे मुझे जो है ऊर्जा मिले और मैं और अच्छी तरीके से आपके साथ मतलब जो है बातों को साझा कर पाऊँ, ठीक है। तो इतना ही था, और ज़्यादा मतलब जो है नींद भी मुझे लग रही है मेरे भाई, समय ज़्यादा हो चुका है और रिकॉर्डेड है तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और जिस भी तरीके से मतलब अगर आप मतलब जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप पहले थ्योरी पढ़िए। मुझसे नहीं आपको मतलब जो समझ में आ रहा आप किसी और टीचर को देख लीजिए, ठीक है। मैं तो आप लोगों के साथ मतलब सिर्फ साझा करता हूँ। मैं आपसे कभी नहीं कहता हूँ कि मतलब मैं आपको पढ़ाने आया मतलब उससे समझाने आया हूँ। मैं तो खुद पहले ही बोल देता हूँ भाई कि मैं काफ़ी लोगों के जैसा हूँ, और व्यवस्थाएं देख के आपको पहले मतलब जो है सब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके का मतलब जो है मेरा है सब सिस्टम। तो मैं आप ही लोगों के बीच का हूँ, ठीक है। तो छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप पर है। अगर आप थोड़ा कमेंट अच्छे कर देंगे तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और मैं मतलब जो है जो ऊर्जा के साथ मैं आज आया हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा में नेक्स्ट डे मतलब जो है आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। और कैसा लगा क्लास, और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना भाई, बस आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। और क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है इसके मतलब जो है यहीं पे मतलब जो विराम करते हैं। बस एक प्यारा सा कमेंट करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।